हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मीनाक्षी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सोलहवें वित्त आयोग के बारे में, क्योंकि सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। क्योंकि 1 फरवरी 2026 को जो भारत सरकार का बजट आया तो उसमें हमारी वित्त मंत्री ने ये घोषणा की कि सोलहवें वित्त आयोग ने जो मुख्य सिफारिशों के साथ अन्य सिफारिशें दी वो सरकार ने कंसिडर कर ली हैं। और चूँकि ये हमारे राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन से आता है तो ये वाला जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में, फिर हम बात करेंगे सोलहवें वित्त आयोग के बारे में और फिर उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में। साथ ही हम संविधान के वो अनुच्छेद जो राज्य और केंद्र के मध्य करों के बंटवारे से संबंधित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग है, जैसा कि आप सभी को पता है, एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 281 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत या आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पूर्व वित्त आयोग का गठन करेगा। और वित्त आयोग है वो एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा। फिर आर्टिकल 282 में ये कहा गया है कि जो सदस्य होंगे और अध्यक्ष होंगे उनकी योग्यता का निर्धारण है वो संसद करेगी। और आपको पता है संसद ने फिर इसके लिए 1951 में वित्त आयोग अधिनियम बनाया और उसके तहत जो वित्त आयोग के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया। आप सभी को पता है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो सार्वजनिक मामलों के जानकार होते हैं। 4 सदस्य होते हैं वो एक अर्थशास्त्र से, प्रशासनिक से, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या तो रहे हैं या योग्यताएं रखते हैं, और एक वित्तीय लेखा और वित्त के मामलों से संबंधित होते हैं। और ये संविधान में तो इनकी योग्यताओं का वर्णन नहीं है, लेकिन संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो अधिनियम बनाए। और बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए अधिनियम बना है वित्त आयोग अधिनियम 1951। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो थी वित्त आयोग की संवैधानिक संस्था। और आपको पता है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को पेश करता है आर्टिकल 281 के तहत। और वित्त आयोग का जो मुख्य काम है वो राज्य और केंद्र के मध्य जो करों का बंटवारा है वो करना। और इसके साथ में एक तो वर्टिकल बंटवारा होता है जो केंद्र और राज्यों के मध्य होता है, एक राज्य राज्यों के मध्य होता है। तो इसके जो सिद्धांत होते हैं वो वित्त आयोग तय करता है। दूसरे जो केंद्र सरकार है वो भारत की संचित निधि पर राज्यों को जो ग्रांट्स देती है उनके प्रिंसिपल है वो भी वित्त आयोग ही तय करता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वित्त आयोग का, जो 73वें 74वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, वो ये है कि जो राज्यों की जो संचित निधि है जिसमें नगर पालिकाओं और पंचायतों के मतलब संवर्धन के लिए प्रयास किए जाएंगे, तो जो राज्यों की संचित निधि है उसको मजबूत करने के लिए जो सिद्धांत और मानक है वो भी दरअसल वित्त आयोग ही राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पे तय करता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो वित्त आयोग करता है वो ये है कि राष्ट्रपति जब भी कोई वित्तीय सलाह मांगे या कोई ऐसा वित्तीय दायित्व वित्त आयोग को सौंपे तो वो काम करना भी वित्त आयोग का ही दायित्व या फिर जिम्मेदारी है। तो ये वित्त आयोग के 4 कार्य हैं, ये संविधान में दिए गए हैं। संविधान का जो 283 वाला है, आजकल आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि 281 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो 281 में तो इसके गठन का प्रावधान है और 282 में सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण है वो संसद अधिनियम बना के करेगी। और तीसरे में वित्त आयोग के क्या है
कार्य है, तो आप इनका ध्यान रखना। और 281 में जो वित्त आयोग है अपनी सिफारिशें किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर ये सिफारिशें संसद के दोनों सदनों में रखवाता है, राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 16वां वित्त आयोग है, जिसके लिए अधिसूचना राष्ट्रपति ने जारी करी, और अधिसूचना है वो कब जारी करी? 31 अक्टूबर 2023 को। 31 दिसंबर 2023 को। थोड़ी गलती मुझसे भी हो जाती है। और आपको पता है, और इसके अध्यक्ष बनाया जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे श्री अरविंद पनगड़िया को। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर भी रहे हैं, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोफेसर है वो कहाँ तक पहुँच सकता है। और आपको पता है इनकी जो डेडलाइन दी थी वो दी गई थी कि मतलब 31 दिसंबर 2023 को तो गठन हुआ, और डेडलाइन दी थी सिफारिशों की 31 अक्टूबर 2025 को, लेकिन एक महीने के लिए राष्ट्रपति ने एक बार कार्यकाल बढ़ाया, और इस तरह करके इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो 17 नवंबर 2025 को भारत सरकार को सौंपी, या फिर राष्ट्रपति को सौंपी। तो इसके साथ ही इसमें 4 सदस्य और थे, उनकी भी नियुक्ति की गई। वो 4 सदस्य हैं अजय नारायण, और एक ये महिला है श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू निरंजन और सौम्य क्रांति घोष, और एक साथ ही इसके सचिव बनाए गए हैं ऋत्विक, ये यहाँ पे नाम है इनका, ऋत्विक रंजन पांडे को। तो आप इसको याद रखना। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों पे कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा होगा वो किस तरह होगा। तो इसमें जो बात की गई है वर्टिकल बंटवारे की। वर्टिकल बंटवारा दरअसल केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। तो जो वर्टिकल बंटवारा है उसमें, और वो महत्वपूर्ण सिफारिश है, उसमें जो केंद्र सरकार है वो 41% हिस्सेदारी है वो राज्यों को देगी, और ये 41% जो हिस्सेदारी है ये 15वें वित्त आयोग में भी इतनी ही थी, तो इसको सेम रखा गया है। और जो बचे हुए जो 59% है वो केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार के पास दरअसल ज़्यादा कर रहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को देश की आंतरिक सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी तकनीकी है, रिसर्च है, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के पास अधिक पैसा रहता है। और राज्यों को सरप्लस और शेष के अलावा, इसमें सरप्लस और शेष नहीं होता है, और 41% पैसा दिया जाएगा। अब एक तो ये तो हो गया वर्टिकल। इसके अलावा एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का तात्पर्य होता है राज्यों के बीच किस तरह के मानक होंगे। तो वो मानक बताएं, वो देखते हैं कि किन मानकों के आधार पर राज्यों को है वो करों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले जो मानदंड है, एक तो नया आयाम इस बार जोड़ा है, पहले नहीं था, ये वाला जो कि सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है राज्य की, उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसको 10% वेटेज दिया गया है कि जिस राज्य की जितनी जीडीपी की परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी उसको अधिक कर दिया जाएगा। और आपने सुना होगा कि इससे, क्योंकि जीडीपी में परफॉर्मेंस हमेशा ही दक्षिण के राज्यों की बेहतर होती है, तो उनको थोड़ा फायदा हुआ है। विशेषकर जो उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, इनको थोड़ा सा हल्का इसमें नुकसान हुआ है। अब हम इसके साथ अन्य मानक देखते हैं। एक जो इनकम डिस्टेंस का है, पहले ये 45% हुआ करता था, और अब इसको घटाकर 42.5 किया गया है। इसके साथ ही एक जनसंख्या का मानक है, इसको बढ़ाया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि कौन से को बढ़ाया गया है। तो जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया गया है, और उसको बढ़ाकर जो पहले 15% था 17.5% किया गया। एक एरिया राज्यों का, उसका पहले 15% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, और अब उसका 10% कर दिया गया है। और दूसरा वन और पारिस्थितिकी, इसका भी अहम योगदान है, क्योंकि जो राज्य अपने वन क्षेत्रफल और इकोलॉजी वगैरह को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको इसमें ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होता है, और उसका था 10%। ये फिलहाल जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी
उसमें भी 10% था और वर्तमान में भी 10% ही इसको रखा गया है। और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, पहले ये 12.5% इसका हिस्सा हुआ करता था, अब इसका 10% कर दिया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो है इस जो तालिका में वो ये है कि घटाया तो गया है, जैसे आय दूरी वाले मानक को और क्षेत्रफल वाले को, और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है मतलब 3 को घटाया गया है। बढ़ाया किसको गया है? पॉपुलेशन वाले को। नया कौन सा आयाम जोड़ा गया है? जीडीपी के प्रदर्शन को, जो राज्यों के जीडीपी है उसके प्रदर्शन को। और एक जो पहले 15वें वित्त आयोग में था कि टैक्स एंड फिस्कल डेफिसिट, जिसका 2.5% था, अब इसको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको कोई भी फैक्ट है वो पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे इसमें आगे भी है, क्लियर दिया हुआ है आगे वाली तालिका में, और ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब हम बात करेंगे वित्त आयोग से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, या हम यूँ कहें कि जो वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं और जो हमसे पूछे जाते हैं, और आपको पता है कि आरपीएससी आजकल आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछती है और हूबहू पूछती है, और मेन आर्टिकल को छोड़ के आर्टिकल के थोड़ा सा अंदर से जाके पूछती है, तो इसलिए हमें पढ़ने थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जो आर्टिकल 270 है उसमें वर्णन किया गया है कि वित्त आयोग है वो केंद्र और राज्यों को क्या करता है? करों का, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होता है? करों का बंटवारा। और ये आर्टिकल 270 है, इसमें ये चीज लिखी हुई है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 275, जिसमें क्या होता है? राज्यों को विशिष्ट अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो राज्यों की जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं या जो डेवलपमेंट स्कीम होते हैं, इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के कार्य करता है, तो भारत सरकार वो अपनी संचित निधि के आधार पर क्या करती है? राज्यों को ग्रांट्स देती है। और इसका वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 275 में। इसके अलावा 280 है, वो आपको मैंने बता दिया है, और उसके बारे में मेरा ये भरोसा है कि आप लोगों को जानकारी भी है। और फिर भी एक बार वित्त आयोग, राष्ट्रपति, संविधान के प्रारंभ से ये सब इसके अंतर्गत दिया हुआ। थोड़ी वो बेयर एक्ट से लिया गया सीधा, तो ये नीचे का भाग है तो थोड़ा ब्लर हो गया, क्योंकि मैंने पूरा पेज लेना उचित नहीं समझा, तो छोटा हो गया। इसके आगे ये वही है, इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों की बात की गई है 281 में। और आपको पता है आर्टिकल 282 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो विवेकाधीन ग्रांट्स हैं उसकी बात की गई है, और ये हमेशा ही विवाद का मुद्दा रहता है। और इसका जो मुख्य आधार क्या होता है? लोक परियोजना। आरपीएससी ये भी पूछ लेती है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा एक और आर्टिकल है 293, इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य जो है वो क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, और वित्त आयोग में इसकी भी सिफारिशों की बात की गई है कि जो राज्य उधार लेते हैं, मतलब अपनी पीएसयू और एजेंसियों के माध्यम से जो ऑफ बजट होते हैं, तो उनको वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि ऑफ बजट से इतर राज्य, ऑफ बजट के आधार पर राज्य कोई भी उधार न लें। क्योंकि ऑफ बजट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि राज्य के स्वामित्व के अंतर्गत जो भी एजेंसी आती है, और इसके साथ ही जो भी सार्वजनिक उपक्रम आते हैं, तो राज्य क्या करते हैं कि अपनी उधारी जो बाजार से लेते हैं उनको इनके माध्यम से लेते हैं, और उसको बजट में ऐड नहीं करते हैं। तो इससे राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है वो दिखाई नहीं देता है, और तकनीकी रूप से ये जो उधारी होती है इसका प्रेशर राज्य पे ही होता है। तो इस वित्त आयोग ने ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की कि राज्य है वो ऑफ बजट है, इसको क्या करें? बंद करें। इसके अलावा कुछ अन्य सिफारिशें भी दी हैं जो हम देख लेते हैं। एक तो राज्यों को वित्त आयोग की ओर से ये सलाह मिली है कि जो उनका राजकोषीय घाटा है वो उसको कितने तक सीमित करें? 3% तक ही सीमित करें। इसके अलावा कहा है कि जो सब्सिडीज हैं,
सब्सिडी देते हैं उनको युक्ति संगत करें, तर्क संगत करें, और जो गैर मेरिट की वस्तुएं हैं उनको क्या करें, एक डेडलाइन दे के राज्य उनको समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्या बढ़ाती हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ाती हैं। इसके साथ ही जो बिजली वितरण की कंपनियां हैं इनको भी कहा गया है कि आप निजीकरण की ओर बढ़िए, क्योंकि आपको पता है अभी वर्तमान में बिजली की खपत समय के अनुसार और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन एंड ऑल थिंग्स, तो इसीलिए बिजली के निजीकरण की इसमें बात की गई है। इसके अलावा काफ़ी जो आपदा राहत से संबंधित बात या फिर ग्रामीण और शहरी अवसंरचनाएं हैं उसके संवर्धन के लिए भी बात की गई है। काफ़ी लंबी चौड़ी सिफारिशें दी गई हैं। अब हम अपने जो महत्व की बात है वो ये संविधान के अनुच्छेद, इसके अलावा ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, और जो राज्यों को राजकोषीय घाटा है वो 3% तक सीमित करना, और जो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वित्त आयोग के, और इसके अलावा जो और अन्य क्या क्या ग्रांट्स दिए जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो अब मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए।